नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दी, मानो जैसे कि कबूतरों के बीच में बिल्ली छोड़ दी गई हो। क्या सरकार इतना विचलित हो गई है राहुल गांधी के आरोप की वजह से कि वो नहीं चाहती कि उन बातों का, उन तथ्यों का, उनमें कोई सच्चाई है भी या नहीं, उसकी जांच भी ना हो? क्या सरकार नहीं चाहती कि निर्वाचन आयोग सिलसिलेवार तरीके से जितने आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उनकी जांच करवाकर ये साफ कर दे कि उन आरोपों में कोई सच्चाई, कोई तथ्यात्मक सच्चाई उसके पीछे है भी या नहीं? कल निर्वाचन आयोग ने सामने आकर अपनी बात रखी, उससे साफ हो गया कि निर्वाचन आयोग इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक तेवर अपनाने को आतुर है। पर ऐसा क्या है? क्या केवल निर्वाचन आयोग बिना किसी बड़ी पैठ के, बिना किसी बड़ी बैकिंग के, क्या पीछे से कोई बिना कोई बड़ी ताकत के इस प्रकार की बयानबाजी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कर सकते हैं? आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि निर्वाचन आयोग ने जो कड़ा रुख अपनाया है और जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि 7 दिन के अंदर हलफनामा पेश करिए, और अगर आप पेश नहीं करते हैं, जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं उसको लेकर, तो हलफनामा पेश नहीं करते हैं और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आपकी बात को झूठा मान लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या केवल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था? क्या भाजपा के वो नेता जिन्होंने चुनाव से पहले, आपको याद होगा, उनके ऊपर आरोप लगा था गोली मारो और आगे के जो शब्द थे उस तरीके के स्लोगन में हिस्सा लेने का आरोप लगा था उनके ऊपर, उस नेता ने भी तो आरोप लगाए हैं। क्या निर्वाचन आयोग उनसे हलफनामा मांगेगा? देखिए, कई लोग कहते हैं कि हलफनामा देने में राहुल गांधी को दिक्कत कहां है। अगर दिक्कत उनको नहीं होनी चाहिए तो क्या अनुराग ठाकुर को दिक्कत होनी चाहिए? क्या निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? क्या निर्वाचन आयोग को तटस्थ नहीं होना चाहिए? क्या निर्वाचन आयोग को सभी पार्टियों को एक समान, एक ही तरीके से, बिना भेदभाव के, समकक्ष, बिल्कुल एक तरीके से, ना कोई सत्ता पक्ष ना कोई विपक्ष के साथ किसी प्रकार की बायसनेस, किसी प्रकार की पार्शियलिटी को बिना दिखाए सही तरीके से जांच नहीं की जानी चाहिए? और यही बात कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने कही है। और मेरा मानना है कि राजस्थान की राजनीति में एक जो उबाल आया है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से राजस्थान के नेता एक साथ आ गए हैं। वो नेता जो कि पहले कांग्रेस राजस्थान में टुकड़ों में नजर आती थी, एक जाट नेता का गुट, एक माली नेता का गुट, एक गुर्जर नेता का गुट कहा जाता था, लग ये रहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस राजस्थान में कम से कम एक बड़ा मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया है, उस मुद्दे की वजह से कांग्रेस यहां पर एक साथ आ गई है। और मेरा यह मानना है कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, तर्क संगत बात की जानी चाहिए, तथ्यात्मक बात की जानी चाहिए। और अशोक गहलोत ने जो ये बात कही है, मैं कई बातों पर उनसे असहमत रहता हूं, कई बातों पर मैं उनसे उस प्रकार से अग्री नहीं करता, पर ये जो बात उन्होंने उठाई, आप समझिए क्या उन्होंने इसमें मेंशन किया है। उन्होंने इसमें साफ तौर पर यह उल्लेख किया है कि श्री राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय उनसे शपथ पत्र मांगा।
इसके बाद भाजपा नेता श्री अनुराग ठाकुर ने भी कुछ सीटों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए, पर चुनाव आयोग ने उनसे कोई शपथ पत्र नहीं मांगा। उसके आगे उन्होंने लिखा है कि एक तरफ चुनाव आयोग श्री राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है, वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का जो हैंडल है, श्री अखिलेश यादव ने आज 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को शपथ पत्र के साथ की गई 18,000 शिकायतों एवं इनकी पावती यानी कि रिसीविंग को सार्वजनिक किया है। यह आश्चर्य की बात है कि चुनाव आयोग ने शपथ पत्र के साथ दी गई इन शिकायतों पर भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उसे कोई शिकायत नहीं मिली। चुनाव आयोग का यह बर्ताव पक्षपाती है और विपक्षी दलों के खिलाफ है। यह कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भाजपा के साथ साठ-गांठ को स्पष्ट कर रहा है। आज जिस तरह का चुनाव आयोग का बर्ताव है, जिस तरह से कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे कहीं ना कहीं टीएन सेशन का वो जमाना याद आ गया जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक तरह का भय था, या कह लीजिए कि एक ऐसा जैसे कोई हेडमास्टर हो, कोई भी क्लास में अनुशासनहीनता करने से डरता था, उस समय का वैसा टीएन सेशन का बर्ताव रहता था। पर क्या वो क्रेडिबिलिटी, वो निष्पक्षता, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बिना भेदभाव के, बिना पक्षपातपूर्ण रवैये के एक नजर से देखने का रवैया आज की तारीख में कहा जा सकता है निर्वाचन आयोग का है। अगर आपने राहुल गांधी के इतने गंभीर आरोपों को लेकर कह दिया कि अगर आप हलफनामा नहीं देते हैं या माफी नहीं मांगते हैं तो मान लिया जाएगा कि आपके आरोप झूठे थे, तो आप अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं हलफनामा मांग रहे? क्या सरकार या बीजेपी के वो हिस्सा हैं, इस वजह से अनुराग ठाकुर से निर्वाचन आयोग हलफनामा मांगने से डरती है? देखिए, ये मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो इस बात पर टिकी होती है कि सरकार जो चुनी जाए वो निष्पक्षता, वो पारदर्शी तरीके से, वो एक क्रेडिबल प्रोसेस के जरिए जो अलग अलग जिलों में लोग वोट करते हैं, तहसीलों में लोग वोट करते हैं, उनके वोट के बेसिस पर चुनी जाए। अगर वो प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की कमी आएगी तो लोगों के अंदर से विश्वास उठने का डर होता है, और वो विश्वास अगर एक बार उठ जाए, मेरा यह मानना है कि उसको विश्वास को फिर से कायम करना बेहद मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि लोगों का विश्वास व्यवस्था में होता है। लोगों का एक तरह से वो विश्वास इसलिए बनता है क्योंकि वो मानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जिसमें कई दशकों से चुनाव की प्रक्रिया चली आ रही थी, कई बार चुनाव हो चुके हैं, कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, पर उनका यह मानना है कि इस प्रक्रिया में विश्वास उनका दृढ़ बना हुआ है, सुदृढ़ तरीके से बना हुआ है। पर अगर वो विश्वास ही खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं उससे बेहद लोकतांत्रिक व्यवस्था को धक्का लग सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को न केवल वो राजनीतिक पार्टियां जो सवाल उठा रही हैं उनको जवाब देना चाहिए, पर उनका बड़ा जो दायित्व बनता है वो देश की जनता को जवाब देने का बनता है, उनको बताने का बनता है कि किस तरह से अगर साफगोई बरती जा रही है या पारदर्शिता बरती जा रही है, या फिर राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो गलत हैं, तो वो क्यों गलत हैं, और उसमें इतना समय नहीं लगाना चाहिए। उस पर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से आना चाहिए। देखिए, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, ना केवल केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है पर राजस्थान में भी सत्तारूढ़ पार्टी है, और सत्तारूढ़ पार्टी का यह दायित्व बनता है कि वो ना केवल शांति बनाए रखे पर सद्भाव भी बनाए रखे, किसी भी प्रकार से उस प्रकार की राजनीति ना करे जिससे माहौल बिगड़े, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। पर अक्सर
बीजेपी की तरफ से कोई नेता किस प्रकार की बातें करते हैं, उससे ये एक डर बैठ जाता है कि क्या इस प्रकार से बातें करने से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा किस तरह से बाल मुकुंद चारे, जो कि भाजपा के हवा महल के विधायक हैं, वो आज से कुछ हफ्ते पहले परकोटे के इलाके में मस्जिद में पहुंचे। वहां पर उन्होंने पांव पटके, वहां पर किस तरह से उनके आसपास के लोगों ने नारेबाजी की। क्या अगर कोई किसी और समुदाय का नेता किसी मंदिर में जाकर इस प्रकार का बर्ताव करता तो बाल मुकुंद चारे का क्या रुख होता, और क्या उनको इस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। हाल ही के कुछ और वीडियो सामने आए हैं जिसमें मैं दिखाना चाहूंगा क्या उन्होंने किस प्रकार का बर्ताव किया। ये एक बार वीडियो चलाइए। माता की, भारत माता की, वंदे। ऐसा बाहर से आए हो क्या? बाहर से आए हो कि? अरे पीछे नीले कोट वाले, क्या बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए हो? खड़े हो, खड़े हो। दूसरी दुनिया से आए हो तो वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे कौन हो गई? कहां से आई? अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहां से आए? कहां से आए हो? क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। देश के नहीं हो? कहां से आए हो? वंदे भारत माता की। ऐसा आदमी देखो, आप देश में रहता है, वंदे मातरम नहीं बोलता है। क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो देश को? देश के नहीं हो क्या? तो आपको वंदे मातरम बोलने की क्या जरूरत, दिक्कत है? वंदे मातरम क्या है? मेरी माँ को, मेरी धरती माता को मैं वंदे करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धरती में विश्वास नहीं है आपका? भारत में विश्वास नहीं है आपका? तिरंगे में नहीं है? भारत माता की वंदे नहीं बोलेंगे साहब। आज भी देश में कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ उभरते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं। ये परिचय ये स्वयं अपना व्यक्ति दे रहा है, तो भी मोहम्मद नाम का जो भी नाम है, ये अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, देश का खाऊंगा, देश में रहूंगा, लेकिन देश के लिए हित में कभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये परिचय है, इसलिए रोक दीजिए। देखिए, मैं इस देश का वासी हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। मुझे वंदे मातरम या भारत माता की जय कहने में कोई संकोच नहीं है, और मैं साफ कर देना चाहता हूं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आजकल शायद फैशन बन गया है, ये ट्रेंड बन गया है कि अगर जो सामने वाला कहे, अगर आप उसको ना कहें तो आपको देशद्रोही करार दिया जा सकता है। अगर वंदे मातरम और भारत माता की जय अगर कोई व्यक्ति नहीं कहता, अगर वो एक आपराधिक कृत्य है, तो बाल मुकुंद चारे तो विधायक हैं, वो जाकर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। पर क्या एक लोकतांत्रिक देश में अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का नारा या किसी प्रकार का क्लैरियन कॉल नहीं देता है और उसकी वजह से उसको ये कहा जाए कि इस देश के नहीं हो क्या, इस देश की रोटी खाते हो, पर वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं कहते, इस प्रकार की शब्दावली यूज करना सही है क्या? क्या भाजपा की भजनलाल शर्मा की सरकार इससे सहमति रखती है? क्या उसको लगता है कि उसके विधायक, जो कि पहले भी कई प्रकार की हरकतें कर चुके हैं जिसकी वजह से कई बार सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, आपको याद होगा कि जामा मस्जिद के बाहर किस प्रकार से बवाल मचा था, आपको याद होगा कि किस तरह से जब वो एक अन्य मस्जिद में चले गए थे और वहां पर औरतें मौजूद थी, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि बाबा बाल मुकुंद चार्य ने उनसे बदतमीजी की।
और उसके बाद किस तरह से उनका विद्रोह हुआ था, किस तरह से उनका विरोध हुआ था। देखिए, बाल मुकुंद चार्य एक चुने हुए विधायक हैं, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। इस प्रकार के कृत्य करने की उनको मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, और उसके बावजूद अगर इस प्रकार की वो हरकतें करते हैं तो भजन लाल शर्मा क्या कर रहे हैं। कहा गया प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती थी कि अशोक गहलोत सरकार के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद कमजोर पड़ गई है, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बना हुआ है। क्या इस प्रकार की हरकतों से सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा? और केवल ये हरकत नहीं है, प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जो आपराधिक कृत्य सामने आए हैं, जिस तरह से मुरलीपुरा में एक व्यक्ति को, एक मजदूर को, चंद्रशेखर नाम के मजदूर को, जो कि उत्तर प्रदेश से जयपुर रोजी रोटी कमाने के लिए आया था, दिहाड़ी का मजदूर था, उसको एक गाड़ी ने, जिस गाड़ी पर भाजपा के चुनाव चिन्ह वाला झंडा लगा हुआ था, कमल वाला झंडा लगा हुआ था, उस गाड़ी ने बर्बरतापूर्ण तरीके से, बेरहमी से कुचल दिया और वो गाड़ी वहां से चालक दौड़ा कर ले गया। देखिए फिलहाल ये विजुअल्स, गाड़ी का नंबर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहले इस व्यक्ति ने, जो ब्रीजा गाड़ी है, उस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। उसके बाद जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो हाथापाई हुई वहां पर, और हाथापाई के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, क्योंकि इस व्यक्ति ने वहां पर पहले तोड़फोड़ की थी। वहां पर लोग इसको रोकना चाह रहे थे, पुलिस को बुलाना चाह रहे थे। अब आप देख सकते हैं किस तरह से इस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में कुलदीप नामक चालक बताया जा रहा है, पुलिस के मुताबिक उसको पकड़ लिया गया है। आप देख सकते हैं गुत्थम गुत्था यहां पर गाड़ी के बाहर, पहले स्कॉर्पियो गाड़ी के बाहर हुई, और उसके बाद किस तरह से एक बार अब आप देख सकते हैं ये गाड़ी यहां से चालक जो है वो दौड़ा कर ले गया और चंद्रशेखर नामक व्यक्ति की मौत हो गई। मैं वो विजुअल्स भी दिखाना चाहूंगा आपको, जिन विजुअल्स में कुलदीप नामक व्यक्ति को, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, उसको थाने में रखा हुआ था। ये बदल दीजिए वीडियो। ये सीसीटीवी फुटेज है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से कुचलते हुए गाड़ी निकल गई, और इस गाड़ी पर वो, ये आप देख सकते हैं, एक बार पॉज कर, थोड़ा सा करीब, ये कुलदीप नामक व्यक्ति है, ये वो गाड़ी है, और हालांकि पुलिस के मुताबिक कुलदीप जो है ये लॉ का स्टूडेंट रहा है, और अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी से इसका कोई, रोक दीजिएगा, कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। क्या ये व्यक्ति जो है, इसको किसी प्रकार की राजनीतिक संरक्षकता मिली हुई थी? क्या ये किसी बीजेपी का कार्यकर्ता था, किसी नेता का क्या करीबी था? ये पुलिस जांच में सामने आ सकता है। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का हो या ना हो, और मैं नहीं कह रहा कि ये बीजेपी से बिलोंग करता है, मैंने कहा कि ये जो गाड़ी चला रहा था, उस गाड़ी पर कमल के चुनाव चिन्ह, जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल, उस निशान वाला झंडा लगा हुआ था। अब ये जांच का विषय है कि इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण था या नहीं, पर अगर हो भी तो भी कानून को वैसे ही काम करना चाहिए जैसा कि किसी अन्य व्यक्ति के केस में, जो कि इस प्रकार का अपराध का आरोपी हो, उसके केस में करे। ये
जो थानाधिकारी हैं आप सुन सकते हैं क्या कहा इन्होंने। उसके बाद में फिर वो वहाँ से जब निकला तो लोग पब्लिक ने घेर लिया। दूसरी बार उसने एक व्यक्ति को वहाँ से हिट किया, उसको टक्कर मारी, गिरा दिया और गिराने के बाद मेरे ने उसको कुचल दिया। कुचल के चला गया। उसके संदर्भ में जो मृतक था चंद्रशेखर, उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज की। रोक दीजिए। देखिए मैंने 2018 से 2023 का जो कार्यकाल रहा अशोक गहलोत का उसको करीबी से समझा। कई बार जब लॉ एंड ऑर्डर के मामले सामने आए, थाना गाजी का रेप का मामला था या फिर कई अन्य मामले सामने आए तो उनकी कवरेज भी बड़े करीबी तौर पर की। और उस समय भाजपा जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करती थी, कानून व्यवस्था की बात करती थी, अब क्या हुआ? राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी हुई है, 1.5 साल से ऊपर समय हो चुका है और पिछले कुछ समय में कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। मुरलीपुरा का केवल हिट एंड रन का मामला नहीं है, पर कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिससे ये लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था इस समय लचर है। और न केवल प्रदेश के मंत्रियों को, प्रदेश के भाजपा के विधायकों को, पर खुद मुख्यमंत्री को इस पूरी व्यवस्था की ऊपर जो कि कानून से जुड़ी हुई है, कानून लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है, उस पर पैनी नजर बना के रखनी चाहिए ताकि प्रदेश में लोगों को ये ना लगे यहाँ पर लॉलेसनेस बनी हुई है। पिछले कई दिनों में आए दिन कई चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, कई हिट एंड रन के मामले सामने आ चुके हैं, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिससे लगता है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में कमजोर पड़ चुकी है। हाल ही में एक मामला सामने आया है अलवर का, जिसमें एक महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मार दिया और उसके बाद उसकी लाश को एक नीले रंग के ड्रम में डालकर अपने प्रेमी और 3 बच्चों के साथ फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला और उसका प्रेमी जो है वो पकड़ा जा चुका है। आप देख सकते हैं ये वो महिला है सुनीता नाम की, जिसको अपने पति का अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल करने का आरोप है। इस महिला और उसके पति के 3 बच्चे बताए जा रहे थे। ये जो महिला है अलवर के किशनगढ़ बास में, इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कथित तौर पर अपने पति का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद आरोप ये है कि ये जिस मकान में रहती थी उसी मकान मालिक के बेटे यानी कि अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और अलवर पुलिस ने इसको बताया जा रहा है कि डिटेन कर लिया है और इस पूरे मामले में कई और परतें खुल सकती हैं, कई और खुलासे हो सकते हैं। राजस्थान तक पर ऐसी कई खबरें हम लोग दिखा चुके हैं पहले भी, जिनसे जनता का सरोकार होता है, जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव बनता है, जो कि जनता के हित के विषय होते हैं। और मेरा यह मानना है कि सरकार कोई भी हो, पत्रकार को निष्पक्ष होकर साफगोई के साथ वो बातें रखनी चाहिए जो कि सरकार को आईना दिखाए, ना कि उसका पीआर का काम करे। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत धन्यवाद।